जय हिंद। आज की क्लास में हम वर्तनी देखेंगे। वर्तनी वर्णमाला का दूसरा पार्ट है। ये इस वर्णमाला का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने स्वर देखे, व्यंजन देखे, वर्णमाला देखे, कैसे किसको वर्ण बोलते हैं, कैसे ध्वनियाँ बनती हैं, किस प्रकार की वर्णों को मिला के शब्द बनाया जाता है। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी। वर्तनी का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पेलिंग, या हिंदी में बोलते हैं हिज्जा। लिखते और बोलने समय जो गलतियाँ होती हैं उनको सुधारा जाता है, इसी को हम बोला जाता है वर्तनी। वर्तनी संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं, इसको हम लाइनवार देखते हैं। पहला है वर्णों की लिखावट में सावधानी। मतलब आपको वर्णों को लिखते समय सावधानी बरतनी है। तो इसमें पहला वर्ण आता है ख। ख को लिखते समय ध्यान दें कि ख को ख की तरह लिखें, न कि र और व की तरह। ये आपके एग्ज़ाम में वर्तनी शुद्धि के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि ख को लिखा कैसा जा सकता है और इसमें अशुद्धियाँ दे सकता है वो। तो आपको ख को ऐसा लिखना है। सॉरी, आज पेन ठीक से चल नहीं रहा है। ख, ये होती है ख। यहाँ एक डंडी जो यहाँ आके मिलनी चाहिए, और ये होता है र। ये होता है र और व, र और व। लेकिन कई बार लोग ख को ऐसा लिख देते हैं जो कि गलत है, जो अर्थ का अनर्थ निकाल सकते हैं। जैसे आपको सही उच्चारण इसके होता है रवाना। इसमें र में देखिए, र थोड़ा व से अलग है। ये है भोजन करना, और इस प्रकार अलग अलग हो सकता है। दूसरा है आपका सिरोरेखा। सिरोरेखा किसे कहते हैं? सिरोरेखा किसे कहते हैं? जब कोई भी शब्द लिखा जाता है तो उसके ऊपर एक ऐसा लाइन खींचा जाता है जिसे हम सिरोरेखा कहते हैं। यदि आप एग्ज़ाम में यदि मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सिरोरेखा लिखना अनिवार्य है, या फिर इसको वर्ण शुद्धि अशुद्धि के अंदर सिरोरेखा के संबंध में पूछ सकता है। लेकिन सभी शब्दों या सभी वर्णों के ऊपर सिरोरेखा नहीं खींचा। जैसे देखिए ध के ऊपर सिरोरेखा नहीं है, केवल उसकी डंडी में है। तो जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये ध है। ध में केवल उसके डंडी में थ है। उसी प्रकार थ है, क्ष है, श्र है, भ है, अ है और श है। तो इसके ऊपर शिरोरेखा नहीं खींची जाती। जैसे हमको लिखना है अधर्म, तो शिरोरेखा इस प्रकार से रहेगी, अधर्म। अन्यथा तो आपका अन्यथा कैसे लिखाएगा? ये अन्य और ये था, इस प्रकार आपको सिरोरेखा लिखनी है। नहीं तो यदि आपने अधर्म ऐसा लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिरोरेखा नहीं लिखनी है। उसी प्रकार एक वर्ड है कभी। हम कभी ऐसा लिख देते हैं, लेकिन कभी ऐसा लिखना गलत है। ये वर्तनी शुद्धि में आपका आ सकता है। ये कभी ऐसा लिखा जाएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा। कभी इस भ के ऊपर ऐसा मात्रा नहीं आएगा। इसको बोलते हैं सिरोरेखा। और यदि आप सही भी लिख रहे हैं किसी भी चीज़ को, जैसे आप ये लिख दीजिए ये कभी, तो ये भी गलत है। आपको उसके ऊपर सिरोरेखा लिखना अनिवार्य है। जिसके ऊपर सिरोरेखा आती है वो लिखना अनिवार्य है। तो इसमें कुछ वर्ण दिए गए हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे घ, ध, थ, श, श्र, भ, अ और स। इसके ऊपर आपको सिरोरेखा केवल उसके डंडी के ऊपर लिखनी है, ऐसे, न कि ऐसे। ये गलत है और ये सही है। आगे देखते हैं। कुछ संयुक्त स्वर्ण होते हैं, उसको देखते हैं हम। संयुक्त स्वर्ण देखते हैं, जिसको हम व्यंजन भी बोलते हैं। संयुक्त वर्ण दो वर्णों से मिलकर बना एक संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर कहलाता है।
जब हम व्यंजन को आधा लिखते हैं तो व्यंजन के ऊपर उपव्यंजन के नीचे एक हलंत लगाते हैं। जब हम व्यंजन को आधा लिखते हैं तो व्यंजन के नीचे हमको हलंत लगाते हैं। तो ये रूप आपको समझना है। जैसे व्यंजन है, जैसे हमने किसी व्यंजन को आधा लिखा, जैसे द को जब हम आधा लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, क को जैसे हम आधा लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। इस प्रकार आधा लिखने वाले वर्णों में हम नीचे हलंत का उपयोग करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसको यदि वह वर्ण जो है शुरुआत में आए, तो जैसे यह शुरुआत में आया तो उसको हम यह ऐसे लिख सकते हैं। क यदि शुरुआत में आए तो ऐसा लिख सकते हैं। यदि यही वर्ण शब्दों के मध्य आती है तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए। शब्दों के मध्य आने वाले जैसे सत्य, ये भी आधाता है, ये भी आधाता है और ये भी आधाता है। तो यदि शब्द के शुरुआत में आएगा तो हम आधाता ऐसे लिखेंगे, यदि आधा लिखना हुआ तो हलंत लगा के, और यदि यही शब्द के मध्य आए तो उसको इस प्रकार लिखते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको हम आधे इस त की तरह नहीं लिख सकते। जैसे है हमारा ड, छ, ट, ठ। इसको हम यदि शब्द के मध्य है तो इसको हम आधे नहीं लिख सकते, तो इसके नीचे हम हलंत का उपयोग करते हैं, ऐसा इस प्रकार। और र के रूप नीचे भी हम र, ह और द, इस प्रकार इन शब्दों को हम नीचे हलंत लगा के ही लिखते हैं। अब देखते हैं कुछ संयुक्ताक्षर, कुछ संयुक्त वर्ण देखते हैं। द, पहला है द का संयुक्त वर्ण, द का संयुक्त वर्ण, द का। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे द लिखा है, दल अथा दल है, द्व लिखा है, ध्वव लिखा है, दम लिखा है, द्वम, द और म से। तो ये किससे मिलके बना है और ये किससे मिलके बना? ये वर्तनी शुद्धि में आता है कि कौन सा वर्ष, ये संयुक्त वर्ण है। ये भी संयुक्त वर्ण है जो दो चीज़ों से, दो वर्णों के मेल से बना है। इसको देखिए, इसमें है द और य। आपको अगर कोई पूछा जाए कि इसमें आधा क्या है तो आपको बताना पड़ेगा कि आधा इसमें द होता है। ये जिन चारों वर्ण है, ये और ये, इसमें द आधा होता है, द आधा है, इसमें द आधा है, इसमें द आधा है। अभी पता कैसे चलेगा कि द आधा है इसमें? ये देखिए, इसमें देखिए, इसमें द ऊपर है, इसमें देखिए ये द ऊपर है और वह नीचे है। तो जो नीचे होगा वही बड़ा होगा। अब बड़ा कैसे होगा? जो नीचे है वही तो ऊपर वाले को सहारा दे रहा है। जो नीचे में है, आपको ऐसा ट्रिक लगाना है कि जो नीचे में है वही ऊपर वाले को सहारा दे रहा है, तो जो सहारा देगा वो बड़ा होगा और सहारा पाने वाला छोटा होगा। तो ये द छोटा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, द, यहाँ पे य नीचे है, ये द ऊपर है, य नीचे है, तो य बड़ा है, या द आधा है। और इसमें द आधा, दो ठो द है, तो इसमें पहला द जो ऊपर है वो छोटा है, छोटा मतलब आधा है, और ऊपर वाला द पूर्ण द है। ये द्व देखिए, इसमें व नीचे है, ये द्व है, इसमें द्व नीचे है तो द आधा है, व पूरा है। और इसमें द्वव, जैसे ये कुछ इस प्रकार बना हुआ है ऐसे, तो ये देखिए भ नीचे है, मतलब इसको सहारा दे रहा है भ। तो जो सहारा देने वाला होता है वो बड़ा होता है और जो सहारा पाने वाला होता है वह छोटा होता है। तो ये आप ट्रिक लगा लीजिए, जो नीचे रहेगा वही बड़ा रहेगा क्योंकि वो उसको सहारा दे रहा है। तो इसमें द छोटा, भ बड़ा। ये द और म का रूप है, जिसे दामनी पद्मनी लिखते हैं, तो ये वो वाला है ऐसा। अब देखते हैं इसको किस किस रूप से और लिख सकते हैं। जैसे विद्या, ये अपने मूल रूप में आया, देखिए द्वि, और ये इस रूप में आया है विद्या। और एक हम इसी विद्या को अगर ऐसा लिखें, अगर द को बाहर निकाल दें तो द इस प्रकार हो जाएगा, और यह ऐसे लिखें, ये भी सही है, लेकिन ये मानक रूप है। एग्जाम में अगर ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपको ये मानक रूप विद्या को ही लिखना होगा। उसी प्रकार उद्देश्य देखिए, उद्देश्य ये मूल रूप में आया है उद्देश्य, और ये उसका आधा द करके निकाले हैं। पहला द आधा रहता है, दूसरा द पूरा रहता है, तो ये मात्रा उद्देश्य हो गया। ये द्वारा देखिए, ये द और व का रूप है, तो ये अपने मूल रूप में आया है, ये वाला द मूल रूप में आया है। वो उसी प्रकार यदि इस द को बाहर निकाल देते हैं तो वह पूरा हो जाता है। देखिए वह आधा है
वह पूरा यहाँ पे ना, जो पूरा चले यहाँ पूरा रूप में आया है, तो मानक रूप ये है, मानक रूप ये है, यही इनकी मानक रूप। इस प्रकार ये तद्भव आता है, इसको हमने अलग खोल के लिख दिया है, त द भ व तद्भव। तो ये भी चलता है मानक रूप में। उसके बाद लिखते हैं पद्मनी, ये इसकी मानक रूप है, लेकिन अब कहीं कहीं इसको भी चलन है। इसमें भी देखिए प के बाद द हमने आधा लिख दिया, और ये म पद्मनी। बहुत लोग पद्मनी कैसे लिखेंगे ये देखिए, इस मात्रा को देख के वो लोग लिखेंगे कि वो सॉरी ऐसा मात्रा लगाएंगे, ये द है और म है और नी है। लोग सोचेंगे कि द अंदर है इसलिए मात्रा पहले लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, द आधा ही है यहाँ पे। उसको यहाँ जो वे संयुक्त रूप में लिखा गया था तब ये जो ई की मात्रा ऐसा घूम के गया था, लेकिन जब द को अलग करेंगे तो केवल ई की मात्रा म में रहेगा। इस प्रकार ये वाला सही है और ये गलत है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ह का रूप। अब देखते हैं ह का रूप। इसमें भी ह आधा ही रहेगा, इसमें जो ह है वो आधा रहेगा, संयुक्त वर्ण के रूप में देख रहे हैं ह को, तो ये भी आधा रहेगा। अब देख रहे हैं व, इसमें ह और व है, ह आधा है, य, ह और य, ह और म, ह और ल, ह और न। ये देखिए। अब देखते हैं भेल। अब हमको लिखना है हेल, भेल, तो ये कैसे लिखाएगा? ये हवेल है, ये हवेल है, हम लोग उसको वेल बोलते हैं, ये हवेल है, ये मानक रूप है। इसी प्रकार यदि ह को बाहर व को बाहर निकाल लिया जाए पूरा को, तो हवेल कुछ इस प्रकार लिखाएगा। बाद ह्यूमस, ह्यूमस मतलब होता है खाद, उपजाऊ वाला खाद, ये हुमस है, ह्यूमस। ये देखिए, इसको हम ह्यूमस को इस प्रकार लिखे हैं, ह्यूमस। यदि इसी को हम बाहर निकालें तो ह आधा रह जाएगा, यू अंदर रह जाएगा, म स, ह्यूमस। ये इसमें ह आधा रहता है, ये आपको कहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसमें ह हमेशा आधा रहेगा। और आप इसको चिन्ह से आपको पहले तो इसको चिन्ह से पहचानना पड़ेगा आपको कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए, पहचानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये ह है और इसमें हल्का सा व बना है, इसमें हल्का से व बना है, तो इसमें ह और व रहेगा। और इसमें ये देखिए, ये हल्का सा ऐसा बना है, हल्का सा ये ऐसा बना है, तो ये इसमें आपको यह स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। क्योंकि पहचानने के लिए आता है कि इसमें व है कि इसमें ह है, और इसमें न तो दिख ही रहा है, ये सॉरी इसमें यह है, और इसमें म तो दिख ही रहा है, इसमें म तो आपको दिख ही रहा है। इस प्रकार म बनता है। और ये ल, देखिए इसमें ल दिख रहा है, सॉरी ये देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ह में ल दिख रहा है, तो ये ह और ल होगा। इसी प्रकार ये ह और ये न होगा, ये ह और न होगा। तो आपको पहचानने में आना चाहिए। तो हम इधर थे हल में थे, हल कैसे लिखते हैं? ये हल है, आहिल्या, इसमें आहिल्या लिखते हैं। और ये ह है चिह्न, ये ह और न, तो इसमें चिह्न देखिए, चिह्न। इसमें मानक रूप में ये सही है, मानक रूप में ये सही है। अभी तक इसको सही रूप प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन लिखते चिह्न ऐसे ही हैं, पर मानक रूप में चिह्न की मानक प्राप्त इसको है। इस प्रकार हमने देखा कि ह के कितने रूप हैं, ह के 4 रूप हैं। अब आगे देखते हैं र का रूप। र का रूप देखिए, र का संयुक्त रूप र की मात्रा। इसमें होता है र का पदेन रूप। अब पदेन रूप क्या होता है? जब हम किसी भी वर्ण के नीचे र को ऐसे लगाते हैं या फिर ऐसे लगाते हैं। र की मात्रा है, यदि हम ऐसे लगाते हैं या फिर ऐसे लगाते हैं, तो हम इसको, और ये मात्रा नहीं है, र को हम उसमें आधा लिखते हैं, ये मात्रा नहीं है। भला ही हम इसको बोल देते हैं र की मात्रा, लेकिन र को आधा लिखा जाता है। शब्दों में र को कभी इस प्रकार लिखा जाएगा जैसे प्र, देखिए र ऐसा लगा, और कभी ऐसा भी लिखा जाता है। तो मैं बताऊंगा कि दोनों को किस प्रकार कैसे कैसे लिखा जाता है। यह देखिए, र की संयुक्त वर्ण में ये इसको पदेन रूप बोलते हैं, इसको पदेन रूप है। यह र पूरा होता है, पहले हमने देखा था ह और द आधा होता है, लेकिन यहाँ पे र की मात्रा पूर्ण होती है, र पूरा होता है।
र यहाँ पे आधा नहीं होता। जैसे लिखिए प्रभात को, देखिए प्रभात कैसे लिखे हैं, प्रभात। अब इसी को अलग करते हैं, प आधा रहेगा, र आधा रहेगा, लेकिन अ मिल गया। देखिए र के पास यदि अ मिल गया या फिर कोई भी स्वर मिल गया तो वो र पूरा हो जाएगा। इस प्रकार र यहाँ पे पूरा है, र का मात्रा पूरा है, र का मात्रा पूर्ण होता है। इसमें हम लिखते हैं प्रकाश, प्रकाश क्रम, प्रकाश क्रम या ग्रह, ग्रह। तो इसमें भी जैसे ग्रह तो ग्रह अ ह, यदि हम इसको खोल के लिखें तो ये कुछ इस प्रकार लिखाएगा। यदि हम इसको खोल के लिखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार रहेगा, ग आधा ग, र पूरा रहेगा, अ रहेगा, ह आधा और अ। ये अ है ना, मैं म नहीं बनाया हूँ, ये अ है। फिर से लिख देता हूँ, ग्रह को, ये ग्रह, ये ग हो गया, ये र हो गया, ये अ हो गया, ये ह हो गया, ये अ सॉरी ये अ हो गया, ये हो गया। देखिए इसको बोलते हैं ग्रह। इस प्रकार ये र पूर्ण रूप से, यदि आपको इसको खोल के लिखने बोले तो आपको कुछ इसी प्रकार से इसको लिखना होगा। आगे समझते हैं। ग्रह। अब हम आगे देखते हैं। र की मात्रा सिंपल, जैसे बिना गोलाकार वाले वर्णों के नीचे अगर आएगी तो हम इस प्रकार लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया है, क्रम, क्रम और एक ग्रह। ये बिना गोलाकार वाले मात्रा है, वो वर्ण है। लेकिन कुछ गोलाकार वर्ण होते हैं, जैसे र की मात्रा का उपयोग गोलाकार वर्ण में के नीचे की ओर होता है। र की मात्रा का प्रयोग गोलाकार नीचे की ओर कुछ इस तरह होता है। जैसे हम पाई बनाते हैं ना, तो गोलाकार क्या है, ट ठ ड ढ ड ड़, ये फिर तो ट लिखेंगे तो इस प्रकार से र का मात्रा वही है, यहाँ भी हम वही ही पढ़ेंगे, ट्र ही पढ़ेंगे। यहाँ ये ड्र है, सॉरी ये ट्र, ये ड्र और ये ढ। इस प्रकार हम आगे देखते हैं। इसी में यहाँ पे ये र पूर्ण है। आप याद रखिएगा, ये वाला जो पदेन रूप है ये पूर्ण होता है। ये र की जो ऐसे मात्रा और ये मात्रा आपकी पूर्ण। हम र की एक और मात्रा दिखने वाले हैं जो आधा रहता है। अब ये पूरा कैसा होगा आपको पता कैसे चलेगा, इसका ये ट्रिक है। जैसे ये प्र लिखा हमने और ये हमने ऐसा ट्र लिखा, तो जो नीचे है, जो नीचे है वही बड़ा होगा। पहले भी मैंने बताया है, जो नीचे है जो ऊपर वाले को सपोर्ट देता है, जो सपोर्ट देता है वही बड़ा होगा और जो सपोर्ट पाने वाला छोटा होगा या आधा होगा। तो इस प्रकार ये प जो है आधा रहेगा और ये ट जो है ये भी ट आधा रहेगा और ये र पूरा रहेगा। ये आपको याद रखना है। अब हम कुछ देखते हैं र का रेफ के रूप में मात्रा। अब ये रेफ क्या होता है, र का रेफ के रूप में मात्रा। जब हम र की मात्रा इस प्रकार लगाते हैं, जैसे कार्य में, कार्य में, वर्षा में, इस प्रकार। और वर्षा में भी आप याद रखिएगा, जब हम वर्षा लिखेंगे, जब हम वर्षा लिखेंगे तो मात्रा आपको इस सेकंड डंडी पे ही लगानी है, इस पे आपको मात्रा नहीं लगानी है। ये गलत है। गलत कैसे है मैं आगे बताऊंगा। तो देखते हैं र का रेफ के रूप में मात्रा। यह र आधा होता है, अपने पीछे आने वाले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे कार्य है, वर्षा हो गया, गर्मी हो गया, वेग हो गया। ये मतलब ये र आधा होता है, अपने आने वाले पीछे वर्णों के ऊपर ये लगता है। जैसे कार्य को खोल के लिख दिए यहाँ पे, ये क में आ के मात्रा, जैसे को की यहाँ पे क है और यहाँ पे ये र य और अ। ये देखिए कार्य, तो इसमें क आधा है, सॉरी इसमें र आधा है। देखिए उस समय हम देख रहे थे तो इसमें र पूरा था, उसको कंपेयर करके बताता हूँ क्रम को। ये उसका मूल रूप में है, तब इसको कैसे तोड़ेंगे, क र अ म अ। ये देखिए यहाँ पे इस र के साथ
कोई भी स्वर नहीं आया है। कोई भी वर्ण व्यंजन तभी पूर्ण होता है जब उसके पीछे एक स्वर आए, लेकिन इस अ के पीछे कोई स्वर नहीं है, लेकिन इस र के पीछे एक स्वर है। तो ये वाला जो र है जिसको पदेन रूप बोलते हैं वो पूर्ण होता है, और ये वाला जो र है जिसको हम रेफ के रूप में लगा है, किसी वर्ण के ऊपर लगता है, उसको हम आधा बोलते हैं। इसको हम ट्रिक से भी याद करें। जैसे पहले हम बताए थे कि ये नीचे लगा है क्योंकि इसको ये सपोर्ट दे रहा है तो बड़ा है, और कोई इसे देखिए अगर कोई ऐसे ऊपर लग रहा है, कोई अगर ऊपर लग रहा है तो ऊपर कौन लग रहा है, ये कार्य में ये जो रेफ की मात्रा है ये जो ऊपर लगी हुई है, ये जो रेफ की मात्रा है ये ऊपर लगी हुई है, ये रेफ की मात्रा ये जो है ऊपर लगी हुई है। तो जो ऊपर लगता है वो सपोर्ट पाने वाला है क्योंकि वो उसके कंधे पे बैठा है तो आधा है। इस प्रकार हम इसको मना सकते हैं। अब देखते हैं वर्षा में कैसे र की मात्रा आ पे चली जाती है, मतलब बड़े डंडी पे जाती है। इसको हम देखते हैं। जैसे वर्षा है, वर्षा, हम वर्षा को ऐसे लिखते हैं ना कि ऐसे। अब ऐसा क्यों नहीं लिखते मैं बता देता हूँ। इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा व र अ र आधा श आधा और ये आ, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये र की मात्रा जो है इस डंडी पे आती है, मतलब आ की मात्रा में आती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये र आधा है और ये श आधा है, तो ये र जो है इस श के ये श जो है इस र को सपोर्ट नहीं दे सकता है क्योंकि खुद ही आधा है। इसको सपोर्ट देने के लिए आया है अ, इसको पूर्ण करने के लिए आया है एक स्वर, तो ये र की मात्रा इसी स्वर पे लगती है ना कि इस श पे, इसलिए वर्षा को हम ऐसा ही लिखेंगे। ये आपका सही रूप होता है। आगे देखिए र का ऊ के साथ किस प्रकार से संबंध है, र का ऊ के साथ किस प्रकार से संबंध है। ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है। कई बार रू को ऐसा भी लिखते हैं, ये बड़ा ऊ है, ये आपका बड़ा ऊ है। और र के साथ छोटा ऊ ऐसा भी लिखते हैं, कभी कभी ऐसा लिखा जाता है। छोटा ऊ की मात्रा होता कैसा, ये ऊ है और ये ऊ है। छोटा ऊ की मात्रा ऐसे ही लिखते हैं, ये ऊ है और ये रू है। तो बड़ा तो अपने रूप के, यहाँ पे देखिए जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे, स्वर पढ़ रहे थे, तो हमने मात्राएं बताई थी ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। तो छोटा ऊ की मात्रा ऐसे आता है और बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाते हैं। लेकिन र में ऐसा मात्रा बहुत कम लगाते हैं, इसमें केवल र में ऐसा थोड़ा झुका दिया जाता है, थोड़ा इसको ऐसे झुका दिया जाता है। और जो बड़ा ऊ है वो तो मूल रूप में आता है, उसमें कोई समझौता नहीं करता। ये बड़ा भाई है तो ये अपने मूल रूप में आता है, किसी प्रकार की समझौता नहीं करता। लेकिन जो छोटा है थोड़ा झुक जाता है, थोड़ा से झुक जाता है छोटा, तो इस प्रकार ये छोटा ऊ का मात्रा इस प्रकार लगता है। आगे देखते हैं। ड और ढ का प्रयोग, ड और ढ का प्रयोग। ड का प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है, जबकि ढ का प्रयोग शब्द का पहला वर्ण छोड़कर अन्य कहीं भी होता है। मतलब इस ड का इस ड का प्रयोग हम शब्द के शुरुआत में करते हैं, लेकिन इस वाले ड का उपयोग हम शब्द की शुरुआत के अलावा कहीं भी बीच में या लास्ट में कर सकते हैं। अब कुछ जानते हैं इसके बारे में। ये तो हमारे हिंदी में है, यह संस्कृत में, ये हमारे संस्कृत और हिंदी दोनों में है, लेकिन ये हमारे संस्कृत में नहीं है, ये तत्सम में नहीं है। यह केवल हिंदी में उपयोग की जाती है और इंग्लिश में भी इसका उपयोग नहीं होता। ये क्योंकि ये केवल हिंदी में उपयोग होता है, संस्कृत में नहीं है, इसलिए इस शब्द का प्रारंभ इस वर्ण से शब्दों का प्रारंभ नहीं होता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए डमरू, डमरू, डमरू शुरुआत में आया है ड, तो ड के नीचे कोई बिंदी नहीं है। और ये सड़क है, सड़क है, तो सड़क के नीचे
सड़क के ड के नीचे ढक्का थोड़ा सा बिंदी है क्योंकि आप बीच में है। अब यहाँ देखते हैं रोड, आपको लगेगा यहाँ सामने था तो हमने लगाया नहीं, क्यों अभी ये वर्ण बीच में है फिर भी यहाँ लगा है और यहाँ नहीं लगा है। तो ये देखिए, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस ड का उपयोग केवल और केवल हिंदी में होता है, जबकि रोड हमारा इंग्लिश है। भले ही हमने इसको हिंदी में लिखा है लेकिन रोड हमारा इंग्लिश वर्ड है, ROAD रोड, रोड। इस प्रकार यदि इंग्लिश के वर्डों को इस प्रकार लिखा जाएगा तो उसको हम हिंदी में लिखते समय इस पूर्ण र का उपयोग करेंगे। यह होता है तो डमरू, सड़क, रोड। अब जैसे हमने अगर रोड ऐसा लिख दिया रोड तो ये गलत है, ये सही है। यदि हमने सड़क ऐसा लिख दिया तो ये गलत है, ये सही है। से हमने डमरू ऐसा लिख दिया तो ये गलत होगा। इस प्रकार आपको ध्यान देना है। अगला देखते हैं ढ और ढ का प्रयोग। ये भी उसी प्रकार है, ढ और ढ का प्रयोग। ढ का प्रयोग, इस ढ का प्रयोग हम शब्द के प्रारंभ में करते हैं, जबकि इस वाले ढ का प्रयोग, इस वाले ढ का प्रयोग जबकि इस वाले ढ का प्रयोग हम शब्द के अंत में या फिर प्रारंभ को छोड़ के कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे ढोलक, ढोलक। उसके बाद होता है ढक्कन, ये। अब होता है पढ़ना, तो ड में ऐसा जगेंगे। यदि आपने पढ़ना ऐसा लिख दिया, पढ़ना ऐसा लिख दिया तो ये गलत है, उसके नीचे आपको बिंदी लगानी होती है। तो ये हो गया आपका ढ का उपयोग। ड और ढ हिंदी की नवीन विकसित वर्ण है। आपने अभी देखा ना, ये ड और ये ढ। ड और ढ हिंदी की नवीन विकसित वर्ण है। इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता और ना ही विदेशी शब्दों में होता है, ये केवल हिंदी में ही पाया जाता है। इसे लिखते हैं ब्रह्मांड, उड्डयन, निडर, निढाल, पंडित, शिक्षक। इस प्रकार के वर्डों का उपयोग हम हिंदी में करते हैं, जो उसके मध्य में उसके नीचे बिंदी लगाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे अनुस्वार और पंचमाक्षर क्या चीज़ होते हैं और चंद्र बिंदु किसे कहते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदी लगाना होना, लेकिन सभी बिंदी अनुस्वार नहीं होते। जैसे ये देखिए, संबंध, संबंध, तथा दध, संबंध अनुस्वार या पंचमाक्षर। अनुस्वार संयम, संबंध एक अनुस्वार नहीं है, ये अनुस्वार नहीं है, जबकि ये आपका अनुस्वार है, ये अनुस्वार है। जबकि इस ब में जो लगा है वो अनुस्वार नहीं है, वो पंचमाक्षर है। इसको हम कैसे पहचानेंगे देखेंगे। पहले अनुस्वार क्या होता है ये देख लेते हैं। शब्द में अम की मात्रा के लिए हम अनुस्वार का उपयोग करते हैं और अनुस्वार का उपयोग कुछ इस प्रकार किया जाता है शब्दों के ऊपर। इसमें आधा या पूरा वाली बात नहीं आती कि कौन सा अनुसार पूरा, इसमें इस प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं रहता। तो ये हो गया आपका संयम। ये अम की मात्रा को प्रदान करने के लिए हम अम की मात्रा ऊपर लगाते हैं, ये अनुस्वार है। जैसे ये क्यों, इस प्रकार ये क्यों, ये भी हमारा एक अनुस्वार है। संस्कृत में मिलता है पंचमाक्षर में तथा हिंदियों में अम की मात्रा हेतु, अम की मात्रा हेतु हम इसका उपयोग करते हैं, अम की मात्रा हेतु हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये कुछ इसको हम अनुस्वार बोलेंगे। अनुस्वार की कुछ शब्दें और होंगी। अब देखते हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु क्या होता है, ये है आपका चंद्र बिंदु। और पहले मैंने आगत व्यंजन पढ़ाया था, इसमें ये था, ये इसमें बिंदु नहीं रहती, जो इंग्लिश के लिए पढ़ाया जाता है, इसको आगत बोलते हैं।
अब देखते हैं इसमें जैसे बांध, ये चंद्र बिंदु है, बांध, इसको भी हम नाक से इसके भी साउंड हम नासिका से ही प्रयोग करते हैं। और लिखते हैं मुंह, ये है आपका मुंह। अब मुंह को हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। उसके लिए हमें के चंद्र बिंदु का उच्चारण के स्थानों के चेंज के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। इसका भी उपयोग अम की मात्रा के लिए किया जाता है, नीचे लगने वाली मात्रा के लिए किया जाता है। अब आगे देखते हैं पंचमाक्षर, जो आपको डिफ़िकल्ट है। पंचमाक्षर देखते हैं, पंचमाक्षर को सबको समझना पड़ेगा कि पंचमाक्षर है क्या। हम इतने में ही आपको समझा देते हैं कि पंचमाक्षर है क्या। ये वर्ण है ना, ये इतना, इसको हम बोलते हैं पंचमाक्षर। जो व्यंजन पढ़े थे, 5 संघर्षी व्यंजन पढ़े थे, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ न ट ठ ड ढ न प फ ब भ म, इस प्रकार जो लास्ट के होते हैं उसको हम पंचमाक्षर। अब पंचमाक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, इसलिए हम इसको पंचमाक्षर कहते हैं। यहाँ सभी जगह पंचमाक्षर का उपयोग हुआ है। चंचल, जैसे गंगा, गंगा लिखी है तो पंचमाक्षर का उपयोग होता है। अब आप बोलोगे कि अभी हमने बताया कि इस बिंदी का उपयोग हम तो अ के लिए करते हैं, वो सही है। इस बिंदी का उपयोग हम अम की मात्रा के लिए भी करते हैं, लेकिन कभी कभी इसको पंचमाक्षर भी, जैसे संयम, यहाँ ये जो बिंदी आया है वो अनुस्वार है, लेकिन यहाँ ये जो बिंदी आया है वो आपका पंचमाक्षर है। तो उसको पता कैसे करते हैं, ये देखिए, ये अम की मात्रा लगा है, ये अम की मात्रा लगा है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये इसके बाद का वर्ण कौन सा है, तो इसके बाद का वर्ण ग है, और ग आता कौन सा है? ग एक संघर्षी व्यंजन में आता है। जैसे देखिए क ख ग ग, अगर इसके जगह घ भी आ जाता, ख भी आ जाता और क भी आ जाता तो भी ये पंचमाक्षर होगा। अब यदि इस बिंदु के बाद कोई भी वर्ण आए, यदि कोई भी इस पंचमाक्षर में से कोई भी, इतने में से कोई भी वर्ण आए, ये देखिए, ये इतने में से कोई भी वर्ण आए तो वो उसी वर्ण के 5वां अक्षर होता है। जैसे देखिए ये ग आया है तो इसका 5वां अक्षर क्या है? ड़, अंगा। तो हम गंगा को ऐसा भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये है पंचमाक्षर की पहचान। पहले आपको क्या देखना है? ये बिंदी देखना है। बिंदी के बाद उसके बाद कौन शब्द आया है? तो ग आया है। अब ग को देखेंगे, ग क्या संघर्षी व्यंजन में जो 25 का सेट रहता है, क ख ग, हाँ आया है तो ये जो अम की मात्रा है वो ये होगा। अब इसमें देखिए, संयम में देखिए, स के बाद यह आया है तो यह यहाँ पे कहीं भी नहीं है, इस 25 में कहीं भी नहीं है, तो ये अनुस्वार है, तो ये अनुस्वार होगा। अगला देखते हैं, जैसे आपका अगला देखते हैं हम चंचल। ये देखिए चंचल। अब ये देखिए, ये अम की मात्रा आया है, ये बिंदी है, अम की नहीं बोलूँगा मैं, बिंदी बोलूँगा। बिंदी आया है और बिंदी के बाद क्या है? च है, तो ये च कहीं पे है क्या? ये यहाँ पे है। अब इसका 5वां अक्षर क्या है? यहाँ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? च या च ल। ये देखिए, हम इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको यदि एग्ज़ाम में आए कि कौन सा पंचमाक्षर है और कौन सा पंचमाक्षर नहीं है, तो आपको इसी प्रकार ही पहचानने होंगे। यदि इसके बाद ये है, इस अम के बाद कोई य र ल व आ जाता है, य र ल व, या फिर ह आ जाता है। यदि इस मात्रा के बाद य र ल व ह आए तो आप ये निश्चित रूप से मानिए कि ये अम की मात्रा है, ये अम की मात्रा। लेकिन य र ल व नहीं आता है। इस 25 में से, इस 25 के सेट में से ये वाला आता है। ये पूरे 24 वर्ड आ जाते हैं, 25 नहीं, पूरे 20 वर्ड आ जाते हैं, तो ये पंचमाक्षर होगा। जैसे च आ गया तो ये पंचमाक्षर हो गया। कंठ देखते हैं, कंठ। अब एक बिंदी आ गया। अब उसके बाद वर्ण देखते हैं ठ, तो ठ किस में आता है? ये देखिए, ट ठ ड ढ। मैं इसको बताया था ना कि KTM
डो, तो ये इसमें आ गया, तो ये ठ आया है। अब ठ का पांचवा अक्षर क्या है? ण है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कंठ, इस प्रकार से। तो आपको पता चलेगा कि पंचमाक्षर क्या चीज़ होता है और अम की मात्रा क्या चीज़ होता है। अब यहाँ हम कुछ और देखेंगे, जैसे हमने लिख दिया हिरण्य, 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 हमने यहाँ लिखा है हिरण्य ही। ये देखिए आपके ये पंचमाक्षर है, लेकिन उसके बाद इस पंचमाक्षर के बाद उसी परिवार का कोई भी शब्द नहीं आया है, उसी परिवार का कोई भी शब्द नहीं आया है, तो हम इसको इसी प्रकार से लिखेंगे। हम हिरण्य को हिरण्य ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अम की मात्रा नहीं है, ये पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर तभी ऊपर जाएगा, तभी यहाँ ऐसे मात्रा के रूप में आएगा जब उसी परिवार का कोई सदस्य उसके बाद जस्ट आए, तो ये होता है पंचमाक्षर। अब हम आगे देखते हैं कुछ नए वर्ड। शब्दों में दो श या तीनों श आए तो इसका क्रम क्या होगा? शब्दों में दो श आए या तीन श आए तो इसका क्रम क्या होगा? ये देखिए, यदि एक ही शब्द में तीनों श आ जाता है, श श और श, मूर्धा बोलते हैं इसको, अलग अलग है। अब ये श कौन कौन से है आप ये जान लीजिए। ये मैं जीभ बना दिया हूँ, ये होता है आपका मूर्धा, सॉरी मैं इसको इंग्लिश में लिखूँगा, ये होता है आपका मूर्धा, ये होता है आपका तालुश और ये होता है आपका दंतोष। इसमें कौन सा आता है? इसमें आता है आपका ये वाला श, इसमें आता है ये वाला श, और दंतोष्टम आता है आपका, दंत में आता है आपका ये श। तो इसका क्रम क्या होगा? इसका क्रम क्या होगा? इसका क्रम होगा श श ह। यदि तीनों एक साथ आए तो श श, नीचे से जाइए, श श ह, जीभ के नीचे से ऊपर जाइए तो ये होगा आपका श श श। ये तीनों एक साथ ही ऐसा होगा। जैसे देख लीजिए संश्लेषण, संश्लेषण, देखिए मेरा पेन ढंग से काम नहीं कर रहा है, आप लोग वर्डों में ध्यान नहीं देंगे। संश्लेषण, देखिए ये सा पहले आया, फिर ये वाला श आया, फिर ये वाला श आया, तो आपको याद रखना है श श ह। और इसका उच्चारण स्थान देखिए, ऐसा जीभ बना लीजिएगा। ऊपर में रहेगा आपका श, वो रहेगा मूर्धा, नीचे रहेगा ट, वो होगा दंतोष्ट, दंत, सॉरी तालु, और ये डी मतलब दंत, ये श वाला, ये ऐसा होगा। नेक्स्ट देखते हैं र का उपयोग। ऋषि, री, र और श के बाद यदि न आए तो व्यंजन के स्थान पर न का उपयोग होता है। जैसे ऋषि, री हो गया, र हो गया, श के बाद यदि कोई न व्यंजन आए तो उसके स्थान पर हमको ण लिखना है, पांचवा अक्षर लिखना है, पंचमाक्षर लिखना है। जैसे रामायण, रामधन आयन। अब इसका संधि विच्छेद कैसा होगा? क्योंकि अब लिखे कैसे ये देखिए, ये होगा राम प्लस आयन, अयन, अयन, रामायण, ये देखिए। तो कभी कभी जैसे संधि विच्छेद करेंगे तो आपको कंफ्यूज होगा कि जब ऐसा ना था तो ये वाला ना कैसे बन गया, और वो ना क्यों बना है? री, र और श के बाद यदि कोई ये वाला ना आता है, री, र और श के बाद कोई ये वाला ना आता है तो उसको हम इस प्रकार का ना लिखते हैं, और इस वाले ना का लोप हो जाता है। अगला देखते हैं की और की का प्रयोग। की और की का, ये जो छोटा ई है और बड़ा ई के उपयोग क्यों होता है, ये आपको संधि वाक्य शुद्धि के अनुसार पूछा जा सकता है। कि ये जो की है एक योजक के रूप में काम करती है, दो शब्दों को जोड़ती है। जैसे उसने कहा कि, की हमने कई बार इसलिए परंतु अंतु को जोड़ते हैं ना योजक चिन्हों के, और तथा इस प्रकार, तो ये उसी कैटेगरी का एक की है जिसमें हम उपयोग कर रहे हैं। उसने कहा कि इस बार वह घर नहीं जाएगा। आगे देखिए, अब छोटा की का, बड़ा की का मतलब देखिए। इस बड़ा की का मतलब देखिए, इसका दो प्रकार से होता है। भूतकाल की क्रिया, करना एक क्रिया है, करना एक क्रिया है, उसके भूतकाल के रूप में बताने के लिए इस की का उपयोग किया जाता है। उसने रात भर पढ़ाई की,
उसने रात भर पढ़ाई की, मतलब भूतकाल क्रिया को बता रहा है। उस संबंध कारक में बताते हैं मोहन की बहन शीला की पुस्तक। संबंध कारक के रूप में बताते हैं मोहन की बहन शीला की पुस्तक। आगे देखते हैं। आज हम अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो इसका क्वेश्चन पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।